हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हेमा चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने अभी इससे पहले एक पार्ट 1 बनाया था 6th क्लास का चैप्टर 1 का। आज पार्ट 2 है। जो हमने पढ़ा था आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6th क्लास की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा एक जो फीडबैक है जो प्रीवियस जो मैंने आपको पढ़ाया था मैं थोड़ा वो आपको एक बार बता देती हूँ, फिर हम उसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ा था कि आकाश में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं चमकती हुई, जिसमें चंद्रमा भी एक है। ठीक है, चंद्रमा में क्या होता है कि कभी हमें फुल मून दिखाई देता है तो कभी न्यू मून। जब हमें फुल मून दिखाई देता है तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और जब हमें न्यू मून दिखाई देता है तो हम उसे कहते हैं अमावस्या। ठीक है, और हमने खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा था। खगोलीय पिंड के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, ये है फुल मून और ये है न्यू मून। न्यू मून में उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या, और फुल मून में बोलते हैं पूर्णिमा, जिसमें हमें पूरा मून नज़र आता है। और जो न्यू मून होता है वो एक घटता हुआ चांद होता है, जिसमें कि चांद जब हमें नहीं दिखाई देता तो वो अमावस्या की रात होती है। खगोलीय पिंड मैंने आपको बताया था कि हमें स्काई में जो भी चीज़ें रात के समय नज़र आती हैं, जो भी स्काई में चीज़ें चमकती हैं, वो सब खगोलीय पिंड है। चाहे वो सन है, मून है, या कुछ भी है, तारे हैं, जो भी चीज़ें, वो सब क्या है, हमारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो खगोलीय पिंड होते हैं वो बिग और हॉट होते हैं, उनकी अपनी हीट और लाइट होती है। ठीक है, जिसमें जो सन है वो भी क्या है, एक स्टार है। सन जो है एक बिग स्टार है। ठीक है, ये सब जो खगोलीय पिंड होते हैं ये गैसों के बने होते हैं। और मैंने सप्तऋषि तारामंडल के बारे में, नक्षत्र मंडल के बारे में आपको बताया था। नक्षत्र मंडल क्या होता है, जो कि तारों का या तारों के समूह के द्वारा बनी हुई एक आकृति होती है, जो कि नक्षत्र मंडल कहलाती है। इस तरह अगर देखा जाए तो ये जो 7 तारों का जो एक ये समूह बना हुआ है, ठीक है, ये भी क्या है, एक आकृति है। ठीक है, जो कि नक्षत्र मंडल के अंतर्गत आती है। और ये अर्सा मेजर, बिग बियर, ये सब क्या है, ये सब नक्षत्र मंडल के ही एक भाग है। जो ये सप्तऋषि तारामंडल है ये भी नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जो ध्रुव तारा होता है ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर हमें संकेत करता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ सारा। प्लैनेट के बारे में बताया था कि प्लैनेट क्या होते हैं, इनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसलिए इनको ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इसके चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, जो कि असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई ये पट्टियाँ होती हैं। और साथ में जो नेपच्यून है इसके चारों ओर भी छल्ले होते हैं। जिस तरीके से ग्रह ऐसे बना हुआ है उसके से ऐसे रिंग बना होता है, रिंग। ये जो रिंग होता है ये इसको क्या बोलते हैं, छल्ले बोला जाता है। सौर मंडल में सौर सूर्य के देवता को कहा जाता है, और जो हमारा जो सन है वो उसका मुखिया होता है। ठीक है, जियो के साथ जो कुछ शब्द बनते हैं, जैसे लॉजी है, लॉजी, मैट्री, आइड, जियोआइड, जियोमेट्री और जियोलॉजी। पृथ्वी का अध्ययन करने वाला जियोलॉजी, पृथ्वी का मापन करने वाला जियोमेट्री, और पृथ्वी के आकार के अनुरूप का जो अध्ययन करता है उसके बारे में जो बताता है उसको जियोआइड बोलते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। जो ये आंतरिक ग्रह है इसको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी इनको कहा जाता है। ठीक है,
जिसमें कि आपके मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स आता है। दूसरे होते हैं आपके बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह को गैसीय दानव भी कहा जाता है। गैसीय दानव मीन्स गैस जाइंट, गैस जाइंट्स। ये किसे कहा जाता है? बाह्य ग्रह को ही कहा जाता है। बाह्य ग्रह जो होते हैं सूर्य से बहुत ही दूर होते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसकी डिटेल आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपको अच्छे से उसमें समझाया था। और उपग्रह जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं, उपग्रह को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला होता है, जैसे मून। मून क्या है? ये अर्थ का सैटेलाइट है। अर्थ का ओनली वन मून है, ओनली वन सैटेलाइट है। ठीक है। कक्ष मैंने आपको बताया था। कक्ष क्या होता है? एक ऐसा रास्ता होता है जो इस तरीके से बना होता है जिस पे कि हर एक प्लैनेट अपने ही पाथ पर क्या करता है? सन का पूरा राउंड लगाता है। ये सन है, ये जो बीच में है केंद्र में, ये क्या है? सन। इसका राउंड ये अपने ही कक्ष पे लगाते हैं। ये जो राउंड है ये इसी पे ही चलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये मरकरी प्लैनेट है तो वो इसी अपने रास्ते पे चलेगा। वीनस अपने रास्ते पर चलेगा, है ना। अर्थ अपने ही रास्ते पर सूर्य की परिक्रमा करेगा। वो इससे बाहर, अर्थ यहाँ नहीं आ सकता और ये इधर नहीं आ सकता, ठीक है। इनको जो रास्ता है, ये इनका जो अपना रास्ता है, वो उसी रास्ते पर चलते हैं। सौरमंडल में जो केंद्र होता है वो सन होता है। सौरमंडल का जो केंद्र होता है वो सन होता है, और ये बहुत ही बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सन और अर्थ के बीच लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और जो सन लाइट है उसे अर्थ पर आने में 8 मिनट का टाइम लगता है। और जो प्रकाश की जो गति होती है, जो स्पीड है, वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आज हम सौरमंडल के बारे में यहाँ आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। सौरमंडल में क्या है? जी, सौरमंडल। सौरमंडल सन, प्लैनेट और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि, ये सब मिलकर सौर सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर क्या है? एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सौरमंडल एक परिवार की तरह होता है, ठीक है। इस परिवार का जो हेड होता है वो सूर्य होता है। और जो कुछ सैटेलाइट होती हैं वो मानव निर्मित होती है, मीन्स ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स क्या होती हैं? कृत्रिम पिंड है। ये क्या है? एक कृत्रिम पिंड है। इनको बनाया गया है, इसको इंसान ने बनाया। किसने बनाया है? मानव ने बनाया, तभी हम इसको बोलते हैं मानव निर्मित उपग्रह। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कृत्रिम पिंड बनाए हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जो ये मानव निर्मित जो उपग्रह है, इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? एक तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के लिए किया जाता है, और दूसरा संचार माध्यम के लिए किया जाता है। और जो ये ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में इनको स्थापित कर दिया जाता है, जैसे इनसैट, IRS, एड्रूसैट एटसेट्रा। ये सब जो है भारतीय उपग्रह हैं। क्या है? ये भारतीय उपग्रह हैं जिनको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। और जो हमारे प्लैनेट है, जैसे सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट प्लैनेट है वो है बुध, मीन्स मरकरी। ये जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। मान लीजिए ये सन है, इसके जो फर्स्ट नंबर का जो प्लैनेट है वो है आपका मरकरी। क्या है? मरकरी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि सबसे नज़दीक का ग्रह है, और ये सूर्य का चक्कर 88 डेज में लगाता है। अगर देखा जाए तो सबसे कम दिन
यही लेता है। पास में है तो इसका जो कक्ष है वो भी छोटा है। अब जैसे जैसे कक्ष बढ़ते जाएंगे तो उनका जो राउंड फिगर है, परिक्रमण करने का जो टाइम है वो इनका बढ़ता जाएगा। दूसरा नंबर का जो प्लेनेट है वो है शुक्र ग्रह। इसे क्या कहा जाता है? इसे जुड़वां ग्रह भी माना जाता है। इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये शुक्र है, इसका आकार और इसकी आकृति, ठीक है, वो अर्थ के समान ही है। जो पृथ्वी है मतलब अर्थ इज इक्वल टू वीनस, इनका जो साइज है और जो आकार है वो दोनों का इक्वल है। इसलिए वीनस को अर्थ का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। दूसरा है जो हमारा प्लूटो, ठीक है। प्लूटो जो है, पहले हमारे 9 प्लैनेट थे जिसमें इसका नाम इंक्लूड था, लेकिन अब हमारे 8 प्लैनेट है जिसमें कि प्लूटो नहीं है, ठीक है। इसे एक बोने ग्रह का दर्जा दिया गया है। किसका? बोने ग्रह का दर्जा दिया गया है। अगस्त 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने यह निर्णय लिया था जिसमें कि इसने प्लूटो को 9 ग्रह में से निकाल दिया गया और हमारे सिर्फ 8 ग्रह ही रह गए थे। और जो ये प्लूटो जो हमारा 9वां ग्रह था, इसको बोने ग्रह का दर्जा दिया गया। इसके अलावा बोने ग्रह ये भी हैं 2003, WB313 और सीरस। तीसरे नंबर का जो हमारा प्लेनेट है वो है हमारा अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। सन से अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो इसका 3rd नंबर है, तीसरा प्लेनेट है। आकार के हिसाब से अगर साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। जो ये हमारी पृथ्वी है, ये ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है, ठीक है। ये जो हमारी पृथ्वी है इस शेप में है। जो ये हमारा नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, यहाँ से ये क्या है, पूरी गोल नहीं है, थोड़ी चपटी है, इस कारण इसको भूआब कहा जाता है, ठीक है। और एक इसका भूआब का मीनिंग क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको भूआब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्रुवों के पास से चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। और यह सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी के बारे में एक और चीज़ है कि जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर, मतलब बोलते हैं ना कि जो पृथ्वी है ये अर्थ है, ठीक है, जब ये अपनी ही सतह पर घूर्णन करती है, अपनी ही सतह पे जो चक्कर लगाती है, यहाँ ये सन है, इसे सन का चक्कर लगाने में सन का चक्कर लगाने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो अर्थ है वो अपनी ही धुरी पर जो चक्कर लगाती है, जो अपनी ही धुरी पर घूमती है, वो एक तो क्लॉकवाइज घूमती है। क्या घूमती है? क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है हमारी? क्लॉक ऐसे चलती है ना, इस चक्कर में चलती है क्लॉक। हमारी जो घड़ी की सुई है इस तरीके से घूमती है, ठीक है, इस तरीके से घूमती है ऐसे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अर्थ है ये अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम और ये पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से ये अपनी ही सतह पर राउंड घूमती है, ठीक है। इस तरीके से ये अपनी सतह पर घूमती है। डायरेक्शन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किस दिशा में होता है, तो किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और ये क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? क्लॉकवाइज अपनी सतह पर घूमती है, जिसमें ये कितना टाइम लगाती है? 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड।
ये पूरा इतना टाइम लेती है अपनी ही जगह पर घूर्णन करने में। ठीक है, घूर्णन को बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन मीन्स अपनी ही जगह पर जो घूमना होता है उसे रोटेशन बोलते हैं, जिसमें ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। जो हमारी पृथ्वी की एक सैटेलाइट है वो है मून। क्या है? मून। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये मून है। ठीक है, अब हम मून के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वो है हमारा चंद्रमा, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, बड़ा इसलिए, ये पृथ्वी से देखने पे बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए ये हमें बड़ा दिखता है। दूसरा, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर अर्थ से मून की अगर दूरी देखी जाए तो ये इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले मून की सतह पर कदम रखा था। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो मून को, जो जैसे ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, मून को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 डे का टाइम लगता है, और लगभग इतना ही टाइम इसे अपनी ही जगह पर घूमने में भी लगता है। अगर इसे अपनी ही जगह पर घूमना है उसमें भी उसको 27 डेज लगते हैं, और उसे अगर पृथ्वी का चक्कर लगाना है तो उसमें भी उसे इतना ही टाइम लगता है। मतलब इसका जो रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो दोनों इसके सेम है। परिक्रमण और घूर्णन का दोनों टाइम इसका सेम ही है, जिसमें इसको 27 दिन लगते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी से हमें मून का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हम अगर देखा जाए तो 50% भाग ही मून देख पाते हैं। पृथ्वी से मून का सिर्फ 50% भाग ही हम देख पाते हैं। जो मून है इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं। मून पर क्या है? पर्वत है, मैदान है और काफ़ी सारे गड्ढे हैं, और इसी की वजह से इस पे ये छाया बनाते हैं। और ये जो छाया बनती है ये हम पूर्णिमा के दिन हमें ये साफ साफ नज़र आती है। आपने देखा होगा ना कि मून पे क्या है, पूर्णिमा के दिन हमें उस पर कुछ धब्बे धब्बे नज़र आते हैं। वो धब्बे धब्बे क्या हैं? पर्वत, मैदान और गड्ढे ही होते हैं, जो कि हमें पूर्णिमा के दिन स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण का टाइम 27 दिन और 8 घंटे है। एक और विशेषता है इसकी, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। जो हमारा मून है, मून को हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो हम मून को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह की पिक्चर है। किसकी है? क्षुद्र ग्रह। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मीन्स एस्ट्रॉइड्स। अब हम एस्ट्रॉइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एस्ट्रॉइड्स मीन्स क्या होता है? स्वार्म ऑफ रॉक पीसेस, मतलब चट्टान के टुकड़ों का झुंड। जो चट्टान के जो टुकड़े होते हैं उनका जो समूह होता है, मान लीजिए चट्टान है, इसका जो समूह है, इस समूह को हम क्या कहेंगे? एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह इसे हम कहते हैं। ये असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं जो सन का चक्कर लगाते हैं। ये भी क्या है? ये भी सन की ही परिक्रमा करते हैं। जो सन है ये भी इसी का ही राउंड लगाते हैं। ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये किसका चक्कर लगाते हैं? सन के ही आसपास घूमते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं।
वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ग्रह का ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट गए थे। मान लीजिए अर्थ है, अर्थ में कोई विस्फोट हुआ है, कुछ टुकड़ा अलग हो गया, तो वो टुकड़ा जो है वो क्या है, चट्टानों का ही टुकड़ा है, मतलब एक तरह से ग्रह का ही एक पार्ट है जो कि क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये जो चट्टानों से जो हिस्से टूटते हैं, यही हिस्से हैं जो कि सन की भी परिक्रमा करते हैं। सन के आसपास ये घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद आता है उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड क्या होते हैं? ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं ना कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभार ये क्या होते हैं, ये अर्थ के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। चक्कर तो लगाते हैं सन का, सन के आसपास ये घूमते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सन अर्थ के पास भी आ जाते हैं और इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पृथ्वी पर गिरने की जैसी हो जाती है कि पृथ्वी पर गिरेंगे। और जब ये पृथ्वी के पास आते हैं या वायुमंडल, वायु के साथ जब इनका घर्षण होता है, मतलब वायु के साथ जब ये अट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये गर्म होकर जल जाते हैं। क्या हो जाता है, ये एस्ट्रॉइड्स गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे कि एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इनसे काफ़ी सारी लाइट निकलती है एकदम से। और कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना, जो उल्का पिंड जलते नहीं है, पूरी तरह नहीं जलते, वो क्या होते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं और पृथ्वी के धरातल पर काफ़ी गड्ढे भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से यह पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ये है मिल्की वे। ये है मिल्की वे, जिसको हम गैलेक्सी या मिल्की वे के नाम से जानते हैं, मिल्की वे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। इसको बोलते हैं आकाश गंगा। ठीक है, मिल्की वे, गैलेक्सी, आकाश गंगा। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। आकाश गंगा, आकाश गंगा क्या है, लाखों तारों का समूह। बहुत सारे जो तारे होते हैं, लाखों, बहुत सारे तारे, ठीक है, लाखों तारों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा के नाम से हम इसे जानते हैं। सोलर सिस्टम आकाश गंगा का ही एक भाग है। जो ये हमारा सोलर सिस्टम है कि सन के जो 8 प्लैनेट हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है, किसका चक्कर लगाते हैं, सन का ही राउंड लगाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये सन का ही राउंड लगाते हैं और ये हमारा क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम कहलाता है। और ये सोलर सिस्टम किसका भाग है, ये आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती हुई नदी से की गई थी। आकाश गंगा की परिकल्पना किसके थ्रू, किसके द्वारा, मतलब किसके समान की गई, प्रकाश की एक बहती नदी के समान की गई है। इसी वजह से इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। यह करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली होती है। इसमें तारे, बादल और काफ़ी सारी गैसें, ये सब मिलके क्या बनाती हैं, आकाश गंगा। इसमें आकाश गंगा में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर आता है हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब लाखों तारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, गैलेक्सी का।
ठीक है। और काफ़ी सारी जो गैलेक्सी होती है वो किसका निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी जो गैलेक्सी होती है, लाखों आकाश गंगाएं होती हैं, उनसे मिलकर क्या मिलता बनता है, उससे मिलकर ब्रह्मांड बनता है। इसकी विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। किसकी, ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड की हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा है या कितना, मतलब इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अभी जो हमने पढ़ा है वो हम इस पिक्चर के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग मतलब जो हम आम आदमी हैं, जो हम लोग हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम अर्थ में रहते हैं। और अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। ठीक है, अब जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, वो सब मिलकर क्या निर्माण करते हैं, वो सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और जिसका हेड कौन होता है, उसका हेड होता है सन। ठीक है, अब जो सोलर सिस्टम है, काफ़ी सारे सोलर सिस्टम मिलके कई सारी जो मतलब जो ये सोलर सिस्टम है, ये एक भाग है किसका, आकाश गंगा का। मतलब एक पार्ट समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, सोलर सिस्टम है। ठीक है, किसका, आकाश गंगा का एक पार्ट है सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा अर्थ आता है और जिसमें हम निवास करते हैं। ठीक है, और जो आकाश गंगा है वो लाखों तारों का समूह है। तारों का समूह आकाश गंगा। आकाश गंगा का एक पार्ट है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं। और सोलर सिस्टम में से जो एक प्लैनेट है वो है अर्थ, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, और जो काफ़ी सारी जो आकाश गंगाएं हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर एंड। इससे क्या है, हमारा चैप्टर में जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 एनसीईआरटी का, उसमें यही सारी चीज़ बताई गई है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक पार्ट है सौर मंडल का, मतलब सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, आकाश गंगा का। और आकाश गंगा किसका पार्ट है, ब्रह्मांड का। ठीक है, अब आकाश गंगा किससे मिलकर बनती है, तारों से मिलकर बनती है, लाखों तारों से, लाखों तारों के समूह से आकाश गंगा बनती है। और लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और जो हमारे ग्रह हैं, है ना, ग्रहों का जो समूह होता है वो सौर मंडल कहलाता है, जिसमें से कि पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है, प्लैनेट है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज ये चैप्टर फिनिश है। पृथ्वी सौरमंडल, पृथ्वी सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, ये चैप्टर फर्स्ट है आपका एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का। तो ये चैप्टर आज एंड है। इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनसे जो रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसमें कि हम मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, है ना, सन, और इनका साइज़ के अकॉर्डिंग इनका क्या क्रम है। ठीक है, ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनको हम अपनी आँखों से, मतलब कि बिना किसी इक्विपमेंट का यूज़ किए बिना हम प्लैनेट्स को देख सकते हैं, ऐसे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। और जो सन है, सन का आउटर पार्ट को क्या कहते हैं, इनर पार्ट को क्या कहते हैं, और जो अदर हमारे प्लैनेट्स हैं उसकी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो क्षुद्र ग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह, एक होता है क्षुद्र ग्रह और एक होता है उल्का पिंड, उल्का पिंड, और तीसरा होता है धूमकेतु, तीसरा है
धूमकेतु, जिसको हम कॉमेट भी बोलते हैं, कॉमेट, मेटेओर्स और एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बताया है कि ये क्या होते हैं, रॉक के पीसीज होते हैं, स्वार्म ऑफ रॉक्स होते हैं। ये असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं। ये क्या होते हैं, जो ग्रह के, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उसी का ही विस्फोट के बाद टूटे हुए कुछ टुकड़े होते हैं, जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं। ये किसके चारों ओर घूमते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं। जैसे, और ये कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच की जो कक्षाएं होती हैं ये वहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो है हमारे, ये कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। एक हमारा क्षुद्र ग्रह का नाम है फोर वेस्टा। फोर वेस्टा एक ऐसा एस्ट्रॉइड्स है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम आँखों से देख सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट का यूज़ किए हुए। ठीक है, दूसरा है हमारा उल्का पिंड। क्या है, उल्का पिंड। ये मैंने आपको बताया था, ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। किसके, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो कि वायुमंडल में, इनका क्या होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनका अपना प्रकाश होता है, अपनी लाइट होती है, जिनसे काफ़ी सारी लाइट निकलती है। और जो लाइट फिर क्या होती है, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, किसमें, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये क्या होता है, ये गर्म होकर जलते हैं। और वे पृथ्वी पर भी, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पृथ्वी पर भी ये गिर जाते हैं और पृथ्वी पर ये गड्ढा भी बना देते हैं। ये ठोस आकाशीय पिंड होते हैं। जो ये उल्का पिंड है, ये क्या होते हैं, ठोस आकाशीय पिंड होते हैं, उल्का पिंड। ये क्या होते हैं, ठोस आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी पर भी गिरते हैं। और ये, इसमें क्या होता है, लोहा और निकेल, इन पदार्थों की मात्रा इनमें भरपूर होती है। ठीक है, और दूसरी बात, ये टूटते हुए तारे के समान प्रतीत होते हैं। जब इनमें चमक निकलती है, इनका जब चमकदार प्रकाश इनमें जब उत्पन्न होता है, जब ये अर्थ पर गिरने की सिचुएशन में भी आ जाते हैं, ठीक है, अर्थ पर गिर भी जाते हैं कभी कभी, और ये पृथ्वी पर क्या होता है, बहुत ही बड़ा गड्ढा भी बना देते हैं। और जब ये इनसे चमक निकलती है तो ये हमें टूटते हुए तारे के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा धूमकेतु। धूमकेतु, इसको हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा। इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये गैस और धूल का संग्रह होता है, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ के साथ प्रकाश में चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ये तभी दिखाई देता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। जब ये सूर्य की ओर जा रहा होता है ना, सन की तरफ जब ये जा रहा होता है, ये हमें तभी दिखाई देते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं, पुच्छल तारा भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, और सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। जो सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो वो इसकी गैस को क्या बना देती है, चमकीला बना देती है, जिससे कि इसका प्रकाश होता है। और एक धूमकेतु है हेले। क्या है, हेले। ये एक क्या है, धूमकेतु है हेले। और इसको लास्ट टाइम देखा गया था 1986 में इसे देखा गया था। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 76 ईयर का होता है। कितना होता है, 76 ईयर। मतलब 76 ईयर के बाद ये हमें दोबारा दिखाई देगा। और ये कब दिखाई देगा, 2062 में ये हमें अगली बार दिखाई देगा। ठीक है, और ये क्या होता है, सन से दूर होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।